अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मिया और इस वीडियो में मैं आपको आइस्को और एनटीडीसी में जो जॉब्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की आई हुई हैं उसके हवाले से गाइड करूँगा कि किस तरीके से हम लोगों ने इसके टेस्ट की जो है वो तैयारी करनी है और कैसे इस जॉब को जो है वो हासिल करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये हम सब के लिए एक हैप्पी और ब्लेस्ड टाइम है कि काफ़ी अरसे के बाद मिनिस्ट्री ने जो जॉब्स के ऊपर बैन लगा हुआ था उसको जो है वो खोला है और उसी हवाले से दो कंपनी आइस्को और एनटीडीसी ने जो जॉब्स हैं उसको एडवर्टाइज़ कर दिया है, जबकि बाकी जो कंपनीज हैं लाइक लेस्को है, मैपको है, वो भी चंद दिनों में जो है वो अपनी जो जॉब की जो वैकेंसी है उसको जो है वो एडवर्टाइज़ करेंगी। बेसिकली जॉबों बहुत सारी जॉब्स ओपन होने वाली हैं, बहुत सारी जॉब हो गई हैं, तो ये जॉबों की एक जो है वो बाहर आ गई है। तो हमने बेसिकली अब जो है वो इसकी जो टेस्ट है उसकी अच्छे से तैयारी करनी है और इस अपॉर्चुनिटी को जो है वो इंशाल्लाह हमने अवेल करना है। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले जो है ये ऐड है, एक तरफ मेरे पास आईएसको का ऐड है जबकि दूसरी तरफ मेरे पास एनटीडीसी का ऐड है। अगर मैं आईएसको के ऐड की बात करूं तो मेरे पास और सीट की बात करूं तो पंजाब में से जो कि मैं बिलोंग करता हूं, तो पंजाब में मैं देखूं तो मैं किस कैटेगरी में लाइक करता हूं, तो मैं देखता हूँ जी मेरे पास पंजाब में ओपन में 12 हैं और 3 सीटें जो हैं वो जनरल की जो ओपन मेरिट सीट हैं। तो टोटल मैं कहूँ कि जी मैं 15 सीट्स हैं इसमें ना। बाकी डिसेबल कोटा, मिनॉरिटी कोटा, वुमेन कोटा को निकाल कर पंजाब की अगर बात करूँ सेम आप देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में लाइक करते हैं और इसमें आपके लिए कितनी जो है ना वो सीट्स अनाउंस हैं। और दूसरा ये टोटल जो है सीट्स हैं और ये आपके पास एज लिमिट है। इसी तरीके से इन्होंने रेवेन्यू ऑफिसर की भी 7 सीटें अनाउंस की हैं, लेकिन रेवेन्यू ऑफिसर में इस दफ़ा आईएसको ने इंजीनियर्स को जो है वो अलाउ नहीं किया। राइट साइड में मेरे पास एनटीडीसी की जो है वो सीट्स हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि पंजाब ओपन में 20 हैं और वैसे जनरल ओपन मेरिट में 2 सीट्स हैं। 20-22 इस तरफ हैं और 15-16 इस तरफ हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि जी तो टोटल जो है वो तकरीबन 46 सीट्स हैं और इसके अलावा जो बाकी जो कंपनीज अनाउंस करेंगी तो टोटल मेरे पास 150 या 180 के करीब जो है ना वो सीट्स होंगी। बेसिकली ये आपने यही असेस करना है कि जी इतनी सीट्स आएंगी और मुझे अब इसकी किस तरीके से तैयारी करनी है, कितना फ़र्क करना है और अगर सीट ज़्यादा होंगी तो जाहिर है मेरा जो चांस है वो भी होने का वो ज़्यादा हो जाएगा। आगे चलते हैं कि जी अब इन जॉब्स आगे अखबार में फिर अब आपने अप्लाई करना है। एनटीडीसी की जॉब के लिए आपने एनटीएस की वेबसाइट पर जाना है, उसमें आपने फॉर्म फिल करना है अपना और उसमें जो है ना वो आपने फॉर्म फिल करना है। उसमें जो है ना फॉर्म फिल करने के बाद आपने उसमें अप्लाई कर देना है और उसकी जो लास्ट डेट है वो 17 अक्टूबर है और टेस्ट जो उसकी फ़ीस है वो 550 रुपये है। और सेम इस तरीके से आईएसओ की बात करूँ तो उसमें जो है टेस्ट वो ले रहा है वो ctsp.com.pk। ये बेसिकली एक टेस्टिंग कंपनी ctsp और STS का जो है ना वो जॉइंट वेंचर है। इनका जो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है एस्को में वो 14 अक्टूबर है, जबकि इसकी टेस्ट फीस सिर्फ 35 रुपये है। 35 एस्को पे करेगा, इससे आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है। आगे चलते हैं तो देखते हैं कि जी बेसिकली फ़र्क क्या है एनटीडीसी की जॉब में और आईएसको की जॉब में। सैलरी बेसिकली दोनों की सेम है, ठीक है। और दूसरा फ़र्क ये है कि काम का डिफरेंस है। काम का डिफरेंस जनरली क्या होता है कि जी आप इधर जो है एनटीडीसी में ट्रांसमिशन लाइन होती हैं 132 kV से ऊपर की और ग्रिड सेक्शन होते हैं, ठीक है। और एनटीडीसी में जो आपको पोस्ट करते हैं वो ज़्यादातर पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह कर सकते हैं, लेकिन एनटीडीसी आपको क्या करती है वो फैसिलिटेट करती है और जहाँ पे आपका घर होता है उसके नज़दीक अगर कोई स्टेशन है और उसमें वैकेंसी है तो वो वहाँ पे आपको फैसिलिटेट करते हैं। जबकि आईएसको में आपको जो है वो किसी सब डिवीजन में लगा सकते हैं, आपको कंस्ट्रक्शन में भेज सकते हैं, ग्रिड सिस्टम कंस्ट्रक्शन में भेज सकते हैं, आपको हेड ऑफिस में लगा सकते हैं या फिर आपको किसी सब डिवीजन जो है वो ऑफिस में लगा सकते हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है आईएसको और इसमें ऑपरेशन जो है वो बड़ा सिस्टम है। तो डिस्कोज में जो है ना वो ज़्यादातर ऑपरेशन में या जिसे कहते हैं ना सब डिवीजन ऑफिस, उसमें सीट्स जो है ना वो काफ़ी आपके पास जो है वो खाली पड़ी हैं।
सो इसमें पोस्टिंग आपको वो 5 ही हैं, इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, अटक है, झेलम है, चकवाल। इस एरिया में आपके किसी न किसी जगह अगर आप सब डिवीजन में लगे तो यहाँ पे आपको वो पोस्ट कर सकते हैं। सैलरीज बाकी ये बात दोबारा होगी कि सेम है। अब ये तो था इनका फ़र्क। सो आगे देखते हैं कि जी अब हमने इसमें क्यों अप्लाई करना है, बेसिकली हमारा क्या वजह है, क्यों हम इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं। ये चीज़ें माइंड में होनी चाहिए जब भी आप कोई काम करते हो कि क्या रीज़न है जो मैं इस काम को करने जा रहा हूँ। ठीक है। सिंपल सी बात है कि जी 16 साल पढ़ा है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है और माँ बाप के पैसों से की है। अब मेरा हक बनता है कि जी मैं अब जो मैंने एजुकेशन की है उसको यूटिलाइज़ करके कुछ पैसे कमाऊँ और अपने जो फैमिली है, स्पेशली जो पेरेंट्स हैं, उनको सर्व करूँ, उन्हें पे बैक करूँ। और दूसरा ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में जो जो गवर्नमेंट इदारे हैं ये हैं, उसमें आपको सर्व करने का मौका मिलेगा और गवर्नमेंट इदारों के पाकिस्तान में जो है वो हमेशा ही टॉप प्रायोरिटी होती है। और अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो आपके लिए पाकिस्तान में जो बेस्ट इदारे हैं जहाँ पे आप जॉब करना चाहोगे वो हैं डिस्कोज और NTDCs। ठीक है। ये चंद एक रीज़न है जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं। अगर हम देखें कि जी आपको जो SDO है ये किसी सब डिवीजन में तो या फिर किसी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की किसी सब डिवीजन ऑफिस में, तो उसको क्या पर्क्स मिलते हैं, बताने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि आप क्यों अप्लाई कर रहे हो, इससे आपको क्या मिलेगा, कैसे करना है। ठीक है। पर्क्स की बात करो तो एक हैंडसम सैलरी आपको मिलेगी। 450 के करीब आपके बिजली के जो है वो यूनिट्स होंगे। आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, आपको हाउस फैसिलिटी मिलेगी, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। फिर आपके पास एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो एरिया होता है जिसकी आप इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हो। आपके पास एक गाड़ी होती है और अगर सब डिवीजन बड़ी है तो 100 के करीब तकरीबन आपके पास स्टाफ होता है जो कि उस इलेक्ट्रिकल जिसके साथ मिलके आप जो है वो उस इलाके की सप्लाई जो है वो चला रहे होते हो। आप मेंटेनेंस करवाते हो, ट्रांसफार्मर चेंज करवा रहे होते हो, आप बिलिंग करवा रहे होते हो और आप सिस्टम को अपग्रेड कर रहे होते हो। एक SDO जो है वो उसकी बहुत बड़ी जो है ना वो जॉब डिस्क्रिप्शन है। तो इंशाल्लाह कभी आगे जो है एक वीडियो बनाऊंगा इसके हवाले से कि सब डिवीजन जो ऑफिस होता है किसी भी डिस्कोज में वो कैसे काम करता है और SDO की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके नीचे LS की क्या है, ट्रेडर की क्या है, MRS की क्या है, बिल डिस्ट्रीब्यूटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। एक बात और ये भी है कि जी आपका एक इसमें सब डिवीजन में जब होते हैं तो आपकी एक अच्छी PR बनती है वो कि आप डायरेक्ट SHO के साथ रब्ते में होते हो, असिस्टेंट कमिश्नर के साथ होते हो, फिर जुडिशरी के साथ वक्तन फ़वक्तन आपका रब्ता रहता है और फिर इलाके के जो बड़े लोग होते हैं उनके साथ आपका ताल्लुक़ होता है। ये एक पर्स हैं। दिस इज़ योर टाइम टू बिकम अ ऑफिसर इन बाबडा और आपने जो है ना इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया नहीं करना और इसको अवेल करना है। जी कैन आई बिकम अ SDO इन ISCO और NTDC एंड हाउ? यस यू कैन एंड आई एम हेयर टू गाइड यू। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्राइटेरिया क्या होता है, किस तरीके से वो कितने मार्क्स होते हैं जो वो हमें उसकी बेस पे एक जॉब जो है वो देते हैं। डिस्कोस की बात करूं तो इसमें 40% आपका जो मार्क्स होते हैं ना वो टेस्ट के होते हैं। ठीक है, जो NTS आपका लेगा और 40% मार्क्स आपके एकेडमिक्स के होते हैं। उसमें 25% आपका इंजीनियरिंग होता है, 10% आपका FSC होता है और 5% आपका मैट्रिक होता है और 20 मार्क्स आपके इंटरव्यू के होते हैं। जबकि अगर NTDC की बात करूं तो उसमें 70% जो होते हैं ना आपके मार्क्स वो टेस्ट के होते हैं, 10% आपके एकेडमिक्स और 20% आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो अगर आपने NTDC में जॉब करनी है या डिस्कोज में जॉब करनी है तो उसके लिए आपको टेस्ट की तैयारी करनी होगी। अगर मैं डिस्कोज की बात करूं तो डिस्कोज में चूँकि CGPA वाली PPMC की पॉलिसी है कि 40% आपका जो है वो एकेडमिक है। इसमें जिस आदमी का CGPA अच्छा है और एक आदमी जिसका अच्छा नहीं है तो वो तो शुरू से पीछे हो गया ना। इसके लिए ये है कि जिसका CGPA कम है उससे अभी से वो ज़्यादा हार्ड वर्क करे ताकि वो किसी डिस्कोज में एलोकेट हो सके, सिलेक्ट हो सके, वहाँ पे जॉब जो है वो कर सकें। मैंने एक जनरली मार्क्स लिखे हैं कि अगर आपका CGPA जो है वो 3.3 और उससे ज़्यादा है ना तो आपको 73 to 79 मार्क्स जो है ना वो आपको टेस्ट में NTS में वो काफ़ी हैं कि आप उसके इंटरव्यू में अपीयर हो और टॉप के नंबरों में आओ।
लेकिन अगर आपका CGPA 3 और 3 से कम है तो आपको 80 to 85 मार्क्स लेने होंगे, और अगर आपका CGPA 2.9 है या उससे अबव है, मतलब लेस देन 3 2.9, तो आपको 85 to 89 टेस्ट लेने हैं, मार्क्स लेने हैं। सो डिस्कोज में जॉब करने के लिए अगर आपका CGPA कम है तो आपको बहुत सारा हार्डवर्क करना होगा ताकि आप उसके टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर सको। जबकि दूसरी तरफ अगर NTDC की मैं बात करूं तो इसमें बेसिकली क्या है कि CGPA जो है या एकेडमिक कहते हैं वो 10% है। सो टेस्ट इसमें बहुत मैटर करता है। अगर आपको CGPA कम है, नो टेंशन, आप टेस्ट अच्छे से परफॉर्म करो और आप इजीली विद इन सेकेंड जो है ना, क्या कहूँगा मैं इसको, आपकी जॉब कन्फर्म है। ठीक है। सो आप NTDC में आप इजीली आपकी जॉब लग सकती है। और NTDC में आपको ये बताऊँ कि बहुत काम अभी होने वाला है। आपकी इंस्टॉल कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपकी ट्रांसमिशन कैपेसिटी जो है वो बहुत कम है। सो इसमें बहुत सारा काम है। इट मीन इसमें बहुत सारी जॉब्स और भी आएंगी वक्त वक्त के साथ साथ, लेकिन बहुत करीब और आए और आ जाएंगी इसमें जॉब। सो जी आगे आगे आ गया। ठीक है जी, अब मैंने ये देख लिया क्राइटेरिया क्या होता है, हमने ये देख लिया कि मुझे कितने मार्क्स चाहिए, फिर अब ये देख लिया कि तैयारी कहाँ से करूँ, कौन सी बुक में अप्लाई करूँ। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसके हवाले से करूँगा, गाइड करूँगा। तो तैयारी कैसे करनी है जी, पहले तो अपने अल्लाह ताला का नाम लेना है, उससे दुआ करनी है कि या अल्लाह मुझे गाइड कर। ठीक है, और ये जो अपॉर्चुनिटी आई हुई है इसको हासिल करने में मेरी मदद फरमा और मुझे एक स्टेज जो है ना वो पाथ पे चला ताकि मैं इसको जो है वो गेन कर सकूं। सो आपने ये पहले बात तो ये है कि आपने ये जॉब आपको क्यों चाहिए। सो वो जो चंद चीज़ें मैंने लिखी हैं उसमें से कुछ होता है आपके लिए हों। सो वो अगर आप बेसिकली कहने के से मुराद ये है कि आपको एक गोल हो पहले। ठीक है, इस गोल को आप लिख लो अपने घर में किसी जगह पर। ठीक है, यार जॉब मुझे क्यों चाहिए, अपने माइंड में लिख लो, बिठा लो जहन में। ठीक है, दूसरी बात ये है कि आप CGPA देखो कि आप किस कैटेगरी में लायक आते हो और आपको कितना हार्डवर्क करना होगा। तीसरी बात ये है कि आप डेज देखो कितने रह गए हैं आपके पास। ठीक है, अभी देखो ऐड आया है तो आपके पास 15 दिन है अप्लाई करने के, फिर 1 महीना 40 दिन होंगे, उसके बाद टेस्ट होगा, तो बेसिकली 50-60 दिन है। तो आपने 50-60 दिन के अंदर जो है एक अच्छी तैयारी करनी है। ठीक है, ताकि आप इसका इजीली जो टेस्ट है ना वो क्रैक कर सको। अब आगे चलते हैं कि जी ठीक है, मुझे सारी चीज़ें पता चल गई, अब मैं कौन सी बुक से स्टार्ट करूं। ठीक है, सो मैं रिकमेंड करूंगा कि हमारे पास 3 बेस्ट बुक है, जिसमें से NTS, OTS, CTI जितनी भी है ना हमारे पास टेस्टिंग एजेंसी हैं वो टेस्ट लेती हैं। ठीक है, मोस्टली इसमें से होता है। और बाकी 10 जो है वो 10 to 15% या 18% वो कुछ वेबसाइट्स हैं वहाँ से आता है। सो जिनका CGPA कम है मैं उनको गाइड करूँगा आगे कि वो कौन सी वेबसाइट हैं, लेकिन पहले वो ये 3 बुक्स करें उसके बाद। ठीक है, सो ये जो 3 बुक्स हैं, एक बुक है होंडा की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बुक ऑब्जेक्टिव टाइप, और एक बुक है VK मेहता की ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, और तीसरी बुक है BL थराजा की ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। सो अगर आपका बेसिकली CGPA जो है वो अच्छा है तो आपके लिए पहली तो 2 बुक्स जो है ना वो इनफ है। लेकिन अगर आपका CGPA कम है तो आपको BL थराजा लाजमी करनी होगी। ठीक है, और इसके अलावा चंद जो है ना वेबसाइट है वो बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन ये उनके लिए जिनका CGPA कम है। ठीक है, सो अब 3 बुक्स मेरे पास आ गई हैं। ठीक है, सो मैंने अब कौन सी बुक इसमें से स्टार्ट करनी है, अब मैं यहाँ पे मैं परेशान हूँ। सो सबसे पहले आपने VK मेहता स्टार्ट करनी है। उसकी रीज़न ये है कि VK मेहता में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और एक अच्छी थ्योरी लिखी हुई है। सो आपने वो थ्योरी पढ़नी है। उस थ्योरी अगर आपने अच्छे से पढ़ ली और उसके सारे जो MCQs हैं वो कॉन्सेप्चुअल आपने तैयार कर लिए तो थराजा और हांडा आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, थराजा और हांडा में ज़्यादातर वो रट्टे हैं, वो इजीली आप उसको क्रैक कर लोगे। ठीक है, सो अगर VK मेहता की बात करूं तो VK मेहता जो कि मैंने कहा है कि सबसे पहले स्टार्ट करनी है, तो इसमें आपने कौन सा चैप्टर करना है कौन सा नहीं करना। सो ये देखें कि VK मेहता के 3 पार्ट हैं। एक बेसिक्स पार्ट है, दूसरा मशीन्स है, मोटर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, DC मोटर, DC जनरेटर, सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर। ठीक है, दूसरा आपके पास तीसरा पार्ट आपके पास सिस्टम जिसमें जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, 3 चीज़ें हैं। ठीक है, ये एक VK मेहता के ये 3 पार्ट हो गए, और एक आपको इलेक्ट्रॉनिक की बुक बताऊंगा, आपकी तैयारी मुकम्मल। ठीक है,
लेकिन अच्छा मार्क्स लेने हैं तो फिर आपको क्या हांडा पढ़नी पड़ेगी, आपको क्या थराजा पढ़नी पड़ेगी, आपको क्या 2-3 वेबसाइट हैं जैसा कि रेटिकल फुल यू है, रेटिकल क्विज़ है, वो पढ़ने पड़े, वहाँ से करना पड़ेगा। मैं अगर विकी मेहता के बेसिक की बात करूँ तो वो बेसिक के जो चैप्टर होते हैं ना, जिसमें आपके पास क्या होता है कि जी रजिस्टर है, एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, कैपेसिटेंस है, ठीक है। और तो इसके 16 चैप्टर हैं। तो 16 चैप्टर में अगर पहली बात करूँ तो पहले 4 चैप्टर आपने सारे करने हैं, MCQs हैं, ठीक है, और थ्योरी रीड करनी है। और इंशाल्लाह आगे मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एक चैप्टर करूंगा और आपको बताऊंगा कि थ्योरी कैसे पढ़नी है और कौन से MCQs करने हैं और कौन से स्किप करने हैं, ठीक है। 5वां चैप्टर जो है वो आपने पहले 50 MCQs करने हैं, थ्योरी बस ऐसे पढ़ लें, ठीक है, गो थ्रू कर लें। 6वां आपने कंप्लीट करना है, 7वें के पहले 30 MCQs करने हैं, थ्योरी बस गो थ्रू कर लें। सेम इस तरह 8वां और 9वां आपने मुकम्मल करना है और इस तरीके से आपने आगे चलते रहना है। आगे मैं मशीन की तरफ हूँ तो मशीन में मेरे पास 17 से 24 चैप्टर 17 टू चैप्टर 24 जो हैं वो मशीन्स के हैं। तो ये अब मैंने सारे पढ़ने हैं, थ्योरी के साथ करने और कंसेप्चुअल जो है इसको करने हैं। थ्योरी इतनी बड़ी नहीं है, 2-3 पेज की थ्योरी होती है और फिर वहाँ उसमें जो है ना वो MCQs होते हैं और एंड पे इन MCQs में अगर न्यूमेरिकल हैं तो उसका भी हल होता है, तो जवाब दिए होते हैं। वो इतना बहुत ईजी बुक है। मैं कहता हूँ 2 घंटे के अंदर ये चैप्टर ख़त्म और एक दिन के अंदर आप 4 चैप्टर हो, इसके चैप्टर आप देख लो तो आप, तो मैं कहता हूँ 15-20 दिन के अंदर एक बुक ख़त्म कर सकते हो अगर आप डेडिकेशन के साथ करें तो, और इजीली आप जो है वो टेस्ट क्रैक कर सकते हो, ठीक है। इस तरह पावर सिस्टम है, उसमें आपके पास ये है जनरेशन है, ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, लास्ट चैप्टर उसका प्रोडक्शन है, तो यहाँ तक आपने करना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स आपने यहाँ से नहीं पढ़नी। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बुक बता रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है और NTS हमेशा यहीं से देता है, वो है इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल बाई अल्बर्ट मलविनो, ठीक है। ये आपने बुक ले लेनी है। फ्रेंड ये था आज के लिए। आप विकी मेहता की बुक परचेज़ करें और जिस तरह मैंने गाइड किया है उसको आप पढ़ना स्टार्ट करें। और एक दिन में जो है वो तकरीबन आपने 8 घंटे लाजमी पढ़ने हैं। अगर आपको प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो यार उसको भूल जाओ, ठीक है। पाकिस्तान में महंगाई बहुत बढ़ गई है, 20-25 हज़ार वाली जॉब जो है ना वो उसको भूल जाओ, जहाँ पे टेंशन भी है और आपको क्या कहते हैं वो स्कोल्ड भी, डांट भी खाना पड़ती है और पैसे भी कम है, तो आप उसको चंद दिन के लिए भी भूल जाओ, ठीक है, और इसकी तैयारी करो। आप एक बात को याद रख लो कि ये जो 3 महीने हैं आपके, आप टका के मेहनत करो और आगे पूरी जो लाइफ है वो आपकी आसान हो जाएगी, ठीक है। और खुदा न खास्ता आप इस दफ़ा एलोकेट नहीं होते तो अगले साल फिर जॉब आएंगी, उससे अगले साल फिर आएंगी। 33 साल आपकी एज लिमिट है, ठीक है। तो इस दफ़ा नहीं तो अगले साल आपको मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप सिलेक्ट इजीली हो जाएंगे, ठीक है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह जो है वो मैं बनाऊंगा, इसमें विकी मेहता का चैप्टर लूँगा, उसके हवाले से आपको गाइड करूँगा जी कि कैसे थ्योरी पढ़नी है, कौन सा चैप्टर, कौन सा MCQs करना है, कौन सा नहीं करना। फिर इसके बाद मैं आपको हांडा और थराजा की बुक के MCQs के बारे में बताऊँगा और फिर कुछ वेबसाइट हैं और जिनका CGPA कम है उनको कुछ जो है ना वो टिप्स दूँगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि जी मेरी वीडियो कैसी लगी है और क्या आप मज़ीद जो है ना वो जानना चाहते हैं। इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं आपको मज़ीद जो है ना वो हर हवाले से आपको गाइड करूँगा, चाहे वो इंटरव्यू हो जाए, जैसा कि ट्रांसफार्मर के हवाले से कोई क्वेश्चन आपसे आ जाता है कि ट्रांसफार्मर में जो ऑयल यूज़ होता है उसका क्या नाम होता है, उसका केमिकल फार्मूला क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन में पावर ट्रांसफर में फ़र्क क्या है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट में जो है ना वो आगे आपको ये वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आ गई हो तो ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप जो है ना वो इस हवाले से मुझे जो है ना वो गाइड करें, ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।